I can read. Mm.
गर्मी 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 दादा इकडे येऊ नको आता
सर स्टार्ट कर दो। हाँ दिख रहा है क्या? देखो अच्छा दिख रहा है क्या? हेलो सर। हाँ हाँ अभी दिख रहा था। हाँ अभी एक बार सबको ना म्यूट ऑल कर दो और उसमें से वो खुद अनलॉक नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन चूज करना है। मतलब कोई भी मतलब बीच में माइक नहीं शुरू होगा। क्या करना है? म्यूट ऑल कर दो ना, वो पार्टिसिपेंट्स में जाके म्यूट ऑल। कर दिया। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ उसमें वो आप म्यूट ऑल जब करते हो ना तो उसमें अनम्यूट दिम सेल्स वाला जो टिक मार्क होता है ना उसको निकालना है। किसको निकालना है? अनम्यूट दिम स्लीव्स वो लिखा है ना। एक मिनट मैं जरा हो जा, एक मिनट मैं रिक्लेम होस्ट होता हूँ। ओके सर हो गया। चलो स्टार्ट करेगा। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ टाइप 6 देख लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे टाइप 7 पर। टाइप 7 थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखेंगे। टाइप 7 में क्या है, अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बाउंडनेस यूज करेंगे। बाउंडनेस का मतलब जैसे साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, राइट, कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इस टाइप के बाउंडनेस अपन लोग यहाँ यूज करेंगे। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। T7 में फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स एंड कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉस एक्स और मल्टीप्लाई बाय, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? क्या हुआ आवाज को? ओके फाइन, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो ट्राई करके। तो एक बार फिर से रीजॉइन हो, शायद मे भी कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया होगा। ओके एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से रिजॉइन कर, तो शायद मे भी आएगी।
स्क्रीन बड़ी नहीं दिख रही है, स्क्रीन छोटी दिख रही है क्या? ओके, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा, 1 मिनट। अभी बड़ी दिख रही है क्या स्क्रीन? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जब तक। क्वेश्चन है sin x मल्टीप्लाई बाय cos x बाय 4। ओके, ये ब्रैकेट में -2 sin x प्लस sin x बाय 4 -2 cos x एंड मल्टीप्लाई बाय cos x इक्वल टू 0।
ओके, आई थिंक काफी लोगों का आंसर आया है, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं। ओके, चलो एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने कैसे। सो इसको मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने अंदर, तो यहां से क्या दिखेगा अपन को, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स बाय 4। फाइन, ये -2 साइन स्क्वायर है। पहले तो लोग इस टर्म को लिख लेते हैं इसके साथ, ओके, प्लस साइन एक्स बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो थोड़ा राइट साइड में अपन लोग गए तो एग्जैक्टली क्या देखिएगा, देखो यहाँ से अपने पास -2 साइन स्क्वायर है, यहाँ से -2 कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ -2 कॉमन निकाल दिया बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। पर एक टर्म एक्स्ट्रा और है विच इज प्लस कॉस एक्स, तो उसको भी अपन ने साथ में लिखा और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू अपने पास वो हो गया 1, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। ओके, तो ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा विच इज 5x बाय 4 प्लस वो लास्ट में लिखा है cos x, और ये 2 को मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ऐसा इक्वेशन मेरे पास आया है, ये देखो। सो यहां तक तो आई थिंक सबको आया होगा कि आंसर यहां तक जो भी है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि राइट साइड वाला जो वैल्यू लिखा है 2, राइट, मीन्स ये वैल्यू कब सेटिस्फाई हो सकता है, जब इसका वैल्यू 1 हो और इसका वैल्यू 1 हो। सो एग्जैक्टली मीनिंग ऐसा कुछ निकल रहा है 5x बाय 4 इक्वल टू 1, और दूसरा यहां से निकल रहा है cos x इक्वल टू 1। ये दो मीनिंग यहां से अपने पास निकल, ठीक। सो आई थिंक यहां तक तो काफी सारे लोग हैं जिनका करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है किसी को दिक्कत? देखो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ तक बोलेंगे, उसके बाद अपन लोग आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक वाला पार्ट तो वही है जो अपन लोग पहले कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक तो अपन ने वही जनरल प्रोसेस फॉलो किया है जो पहले से अपन लोग करते आ रहे हैं, बट इसके बाद का जो प्रोसेस है अपने पास वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ से, कि इन दोनों का अपन लोग जनरल सॉल्यूशन लिखें, मींस इन दोनों का अपन लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तब देखते हैं कि अपन को क्या मिलेगा। पहले सो फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन क्या मिला है, कुछ आइडिया? साइन 5x बाय 4 इक्वल टू 1। यस, एनी आइडिया इसका सॉल्यूशन क्या मिला है? देखो बताओ बराबर कि फर्स्ट का और ये फाइन ऐसा कुछ मिला है। गुड, ठीक है, और सेकंड का, सेकंड वन cos x इक्वल टू 1। टू n पाई, वेरी गुड, ओके। सो यहां तक अपन को शायद मे भी सबको सॉल्यूशंस मिल गए। फर्स्ट जैसे देखो आप, जैसे फर्स्ट का आपने सॉल्यूशन लिखा तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा मिलना चाहिए, 5x बाय 4 इक्वल टू, राइट, n पाई, सो n पाई माइनस 1 रेज टू n और मल्टीप्लाई बाय और पाई बाय 2, करेक्ट। सो इसको मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 को, तो यहां मैंने 4 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 5 किया, राइट, यहां 4 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 5 किया, तो 4 बाय 5 ऐसा कुछ है। सो 2 पाई बाय, कितना लिख सकता हूं मैं, 2 पाई बाय 5। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन मिल गया, डन।
अब सेकंड का जो सोल्यूशन अपन को मिला है यहाँ से, वो मिल रहा है x इक्वल टू 2m पाई, ऐसा कुछ सोल्यूशन अपन को यहाँ से मिला है। ये दो सोल्यूशन आई थिंक सबके करेक्ट होंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। बट ये सोल्यूशन नहीं है आपके पास, ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने सिर्फ बाउंडनेस यूज किया है। अपन को पता नहीं है ना कि वन वैल्यू होगा कि नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ वैल्यूज जो बीच में सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, तो पहले ये इतना पार्ट कॉपी कर लो ताकि थोड़ा बोर्ड में स्पेस हो जाए अपन को। आगे भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट इतना कॉपी मार लो एक बार। ठीक है, हो गया कॉपी? आई थिंक यहाँ तक कॉपी हो गया बस सबका। ओके, डन। सो मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ बस। जो मेरे पास क्वेश्चन है मैंने उसको रफ कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ इतना क्वेश्चन ही है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब बाउंडनेस सब लोग यूज करते हैं तब क्या करते हैं, एम और एन में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। एम और एन में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन होगा। तो अब ऐसी बात है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों इक्वल भी होंगे। सो 4n + 5 और यहाँ -1/n और ये हो गया 2π/5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2n पाई। ऐसा अपने पास कुछ वैल्यू मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए इसको कि मैं यहां से n और m में रिलेशन फाइंड आउट करूं तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, करेक्ट। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर भी सकता हूं, बट ये जो प्रॉब्लम कर रहा है यहां से, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए m और n में रिलेशन फाइंड आउट करना। फिर भी ट्राई करते हैं अपन लोग कि क्या कर सकते हैं अपन लोग। मैं इस m का वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर ये डिवाइड करके 2π से डिवाइड कर लेते हैं इधर। तो m का वैल्यू जो अपन ने निकाला, तो आप देखो 2 गया और यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे एग्जैक्टली कितना है n, और ये पाई भी गया अपने पास, तो यहाँ कितना बच रहा है n/5, ठीक है। ये n/5 प्लस -1/n और ये पाई भी गया, यहाँ ओनली कितना है डिवाइड बाय 5। देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये पार्ट तक किसी को डाउट? नो। मैंने जस्ट क्या किया, दोनों को इक्वेट किया और m का वैल्यू निकाला है ऐसे, ओके। यहाँ से जस्ट मैंने m का वैल्यू फाइंड आउट किया। इसके बाद m और n में ऐसा कुछ रिलेशन आया, 2n आएगा, वेरी गुड, ओके। यहाँ पे 2n, और देखो और कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक 2n/5 होगा, वेरी गुड, ओके। एंड यहाँ -1/n/5 भी होगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से आगे बढ़े इसमें कि m और n में रिलेशन जब फाइंड आउट करेंगे आप लोग, ओके। तो यदि सपोज दैट मैंने यहाँ से n का वैल्यू लेना स्टार्ट किया कि n का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो आप बता सकते हैं मुझे m का वैल्यू कितना आएगा? जैसे n का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो यहाँ देखो आप कितना आ सके 2/5, ठीक है, और -1/5, करेक्ट। यहाँ से 2/5 और ये -1/5, तो ओनली कितना आ जाएगा? ये m का वैल्यू आ गया, करेक्ट ना। देखो फर्स्ट में किसी कुछ डाउट कि m का वैल्यू कितना आया? n = 1 चूज किया। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। नहीं है? दूसरा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, n = 2। सो n का वैल्यू जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप बता सकते हैं m का वैल्यू कितना आएगा? बोलो फटाफट बोलेंगे, कितना आ जाएगा? 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने,
यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 और ये +1/5, टोटल कितना हो गया 1। तो एग्जैक्टली 5/5 ही लिख लेते हैं ताकि एक पैटर्न बनता जाएगा अपने पास। ओके 1 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे लोग 5/5 ही लिखेंगे। n का वैल्यू 3 लिख लेते हैं, तो चलो 3 लिख के देखते हैं कितना आएगा। 3 लिखते हैं, यहां से कितना हो गया 6/5 और ये कितना हो गया 6/5। 3 लिखा तो देखो बताओ फटाफट कितना है। अगेन 1 आ रहा है, अगेन 5/5 आ रहा है। ओके n इज इक्वल टू 4 देखते हैं। सो n इज इक्वल टू 4 दिखा तो 8/5 करेक्ट। नाउ 9/5, तो 9/5 ऐसे करके अपने पास एक पैटर्न बनता है, ध्यान रखना। ओके तो ये जो पैटर्न है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली पैटर्न बन क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न अपने पास बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आप लोग चेक करें कि आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज अपन ने चूज किए हैं, ओके वो अपने पास 1 2 3 4 5 अपने पास एग्जैक्ट ठीक किया है। बट यहां देखो कि यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, ये अपने पास 9/5 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपन को नहीं चलेंगे क्योंकि अपन को सिर्फ क्या है m और n के वैल्यूज इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे जरूर इंटीजर अपने पास आ रहे हैं दोनों केस में, तो अपन को m के वैल्यू n के वैल्यू वही चूज करने पड़ेंगे जिनके लिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, अब पॉइंट क्लियर हो आपको कि एग्जैक्टली क्या करना है इसमें, कि आपको वही वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए m का वैल्यू इंटीजर है। कि अपन ने जो क्वेश्चन में लिखते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या लिखते हैं आप m एंड n बोथ आर इंटीजर। सो m और n के वैल्यू अपन को एग्जैक्टली इंटीजर से लेना। तो आप थोड़ा आगे पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, जैसे आपको आइडिया लगेंगे दो वैल्यूज तो यहाँ से मिल रहा है अपन को, एक तो n इक्वल टू 2 मिल रहा है और n इक्वल टू 3 मिल रहा है, पूरा अपने पास नहीं आ रहा है। ओके इसके बाद 5 देखे बोलो, तो 5 देखो कितना सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 10 और -1 राइट, तो विच इज 9/5, तो फिर से 9/5 आ रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है वैल्यू 9/5 9/5, फिर 5/5 दो बार रिपीट हो गया, देन उसके आगे का वैल्यू एक बार और रिपीट होएगा। तो वो देखना पड़ेगा अपन को कौन कौन से इंटीजर्स वैल्यू यहाँ से आ रहा है, और फिर उसका अपन को जो भी प्रोग्रेशन मिल रहा है वो अपन को प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। फाइन, और जो यहाँ से n का प्रोग्रेशन मिलेगा वो अपन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू जो अपन ने लिखे हैं यहाँ तक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो अपना फाइनल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस टाइप में उनको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है आपको क्योंकि अपन ने यहाँ -1/n लिया है। यदि -1/n वाला पार्ट अपन लोग यहाँ से हटा देना तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसान और पड़ जाएगा। तो दूसरे जो पहला वाला इक्वेशन अपने पास था दैट 5x क्या था अपने पास sin 5x/4 ना 5x/4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख लें 5/2 - 5x/4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं cos 0। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख लें तो शायद मे बी अपन को थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, तो ऐसा लिख के देखते हैं देखो कि क्या मिलेगा अपन को। एक बार और ट्राई करते हैं ऐसा। तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास एग्जैक्टली आ गया यहाँ से, दूसरा सॉल्यूशन इसके केस में देखो क्या मिलेगा आपको। सो विच इज π/2 - 5x/4 इसका तो हमें कितना मिल जाएगा देखो, दिस इज x और राइट साइड में कितना मिलेगा ओनली 2n π, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। चलो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये हो गया 2n π और राइट साइड में हो गया 5x/4। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो अभी चेक करके ये कितना हो रहा है, ये हो गया अपने पास 4। सो π - 4 n π/2, ये 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, तो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अपने पास यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। चलो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ एग्जैक्टली 2 -
ओके, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, सो ये कितना आ गया 8n और पाई को बाहर निकाला और ये 5, ऐसा कुछ सॉल्यूशन मेरे को मिला है। चलो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मैं ऐसा लिख देता हूँ जो अपन को थोड़ा सा इजी पड़ेगा, विच इज द x इज इक्वल टू 2 माइनस 8n पाई अपॉन 5। ये दो सॉल्यूशंस मैंने लिखे अभी। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को चेक करो कि इनमें कोई डाउट आ रहा है पहले, कि अपने पास एग्जैक्टली इक्वेशंस ऐसे थे दोनों। देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। एक था 5x/4 इज इक्वल टू 1 और दूसरा अपने पास था cos, कितना था cos x ही था क्या 1। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, which is the cos in terms of cos means pi/2 minus 5x/4 is equal to 1 लिखा मैं। जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो cos x is equal to cos y का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, which is pi/2 minus 5x/4 और इक्वल टू राइट साइड में कितना आएगा only 2n pi, ऐसा कुछ आ जाएगा। फाइन। अब यहां से मैं x का वैल्यू निकाला तो मेरे पास कुछ ऐसा मिला, ये x का वैल्यू। और ये मैंने ऐसा इसलिए निकाला है ताकि मुझे थोड़ा सा कंपेयर करने में आसान पड़ जाए। ओके, कंपेयर करने में थोड़ा आसान पड़ जाए। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता हूं तो आप ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 2 माइनस 8n और यहाँ पाई n डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू राइट साइड में देखो आप कितना मिल रहा है 2m पाई। सो पाई पाई गेट कैंसिल, यहाँ से m और n में अपन लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो n का वैल्यू यहाँ से निकाले अपन लोग, तो देखो यहाँ ट्रांसफर किया मैंने तो ये कितना आएगा देखो फटाफट 2 8n, ये 10m हो गया, ठीक है। और यहां से 2 माइनस 10m डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू n, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। देखो 2 माइनस 10m डिवाइडेड बाय 8 और भी वैल्यू थोड़ा डिवाइड करें तो 1 माइनस 5n बाय 4, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। करेक्ट लिखा है कि एक बार चेक करना है इसको। चेक करना फटाफट एक बार, सही लिखा है क्या। देखो बाकी लोग भी चेक करो एक बार फटाफट कि इन दोनों को इक्वेट करने के बाद, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मेरे पास यही आ रहा है क्या। देखो बाकी लोग भी एक बार चेक कर लेंगे जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। चलो तो अभी ये जो राइट साइड वाला क्वेश्चन है, अभी यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो आप कि फर्स्ट मैं m का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ कि मेरे पास n इंटीजर मिल जाए मुझे। तो बताओ फटाफट m का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे n इंटीजर मिले। यस टेल मी, m का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि यहाँ इंटीजर मिले। क्या मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं 1। यस, तो m इसका जो मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो m का वैल्यू देखो कितना मिला 1 minus 5 which is minus 4 upon 4 which is minus 1। चलो नेक्स्ट वन, m का वैल्यू दूसरा क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे n इंटीजर मिल जाए। यस टेल मी नेक्स्ट वन, दूसरा m का वैल्यू 5। ओके 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं तो 5 से देखते क्या आता है, क्या आता है 24। करेक्ट, सो -24 और ये सॉरी -25 और ये 1 पे आया तो कितना -24 और डिवाइड बाय ये किया तो m का वैल्यू कितना मिला -6। ठीक है, चलो और बता सकते हैं और ऐसा कोई वैल्यू, एक और वैल्यू ले लेते हैं बस, n इज इक्वल टू 9। ओके चलो 9 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सो 9 सब्स्टिट्यूट किया, चलो m का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट किया, सो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है। यस टेल मी n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 मींस 45 माइनस 1 दिस इज -11। ऐसे करके पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, देखो पैटर्न बन रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है 5, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है 5। इसका मतलब दोनों क्या बन रहे हैं एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं दोनों। करेक्ट ना, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका फर्स्ट टर्म 1
टोटल नंबर ऑफ टर्म p पकड़ लेते हैं इसमें, p -1 और मल्टीप्लाई बाय d, d कितना है यहाँ पे देखो फटाफट 4, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया m का वैल्यू, m का वैल्यू इस तरीके से वेरी करेगा। दूसरा देखते हैं अपन लोग ऐसा, ये देखो आप इसमें अपन लोग पकड़े n का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट टर्म कितना है -1 एन ऑफ +1, q टर्म पकड़ लिया मैंने, d का वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा -5, तो ये d का n का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ q। ओके, तो ऐसे करके टोटल अपने पास यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे अपन, n का वैल्यू यहाँ पे और n का वैल्यू यहाँ पे, तब जाकर अपने पास फाइनल सॉल्यूशंस आएंगे। तो इतना बड़ा एक क्वेश्चन है, फाइन। तो चलो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, तो शायद मे बी और बेहतर आइडिया आ जाएगा अपन को। चलो एक बार और देख लें, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ठीक है, कई लोगों को समझ में आ गया, कई लोगों को नहीं आया होगा, तो एक बार और देख लेते हैं आप लोग। देखो सिंप्लीफिकेशन के आगे देख लेते हैं, जहां तक अपन ने सिंप्लीफिकेशन किया है, तो सिंप्लीफिकेशन कहां तक आया था वो देख लेंगे एक बार। पहला कहां तक सिंप्लीफिकेशन आया था अपने पास, विच इज sin 5x/4 = 1, और दूसरा अपने पास आया था cos x = 1। तो इसका मैंने सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ से। कैसे सॉल्यूशन लिखा है इसका, x = 2m π, ऐसा मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसका। बट इसके सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं cos में चेंज कर रहा हूँ, cos π/2 -5x/4 = कितना आ रहा है 1, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ पे किया है। अब इसको मैं कितना वैल्यू लिखूं, ये मेरे पास कितना आएगा cos 0, तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो एग्जैक्टली कितना मिलेगा π/2 -5x/4 = अपने पास कितना है इसका सॉल्यूशन 2m π। π/2 को लेफ्ट 2m π को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, यहाँ से 5x/4, तो x का वैल्यू अपन लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये एग्जैक्टली π/2 -2m π, ऐसा कुछ वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल रहा है। 4 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया और पाई को कॉमन निकाला, तो π/5 यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आ गया 2, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8n, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया किसका, x का। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास लिख रहा है फाइनली, ये वाला इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन जो मिला मुझे वो मिलेगा π/5 और यहाँ पे 2 - 8 9, ऐसा कुछ सॉल्यूशन मेरे को यहाँ से मिल गया है। अब ध्यान से देखो, अपन ने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, इसको 1 लिया है, इसको 1 लिया है, तो एग्जैक्टली अपन को पता ही है कि कहीं ना कहीं जाके इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। सो कॉमन सॉल्यूशन जहां होंगे वहां पे दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन लोग। मींस 2m π इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5/π/5 और 2 - 8n, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गया अपने पास, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, m का वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ से, वही ज्यादा बेटर रहेगा अपन को। तो यहाँ से देखो आप 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 1 - 4n और डिवाइडेड बाय कितना 5, ऐसा यहाँ से अपन ने m का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक देखेंगे कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, सिर्फ इक्वेट करने में कुछ दिक्कत है क्या? देखो यहां तक कुछ दिक्कत आया क्या, नहीं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, n और m के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो n का मैं कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे m का वैल्यू इंटीजर मिल जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो फाइन, बताएंगे फटाफट n का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे ये इंटीजर मिल जाए। तो अभी अभी सब्स्टिट्यूट किया आप लोगों ने यहाँ पे, राइट। तो यहाँ n का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मुझे -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, m का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू n का वैल्यू कौन सा सब्स्टिट्यूट करूं मैं, ओके -1 से भी आ रहा है एक मंदार, तो -6 सब्स्टिट्यूट कर लिया आप लोग। चलो -6 सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पे, तो ये m का वैल्यू कितना मिल गया 5, और n का वैल्यू फिर इसके बाद कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं -11, सो -11 सब्स्टिट्यूट किया, m का वैल्यू कितना मिलेगा देखो आप 9। तो ऐसे करके ये मेरे पास आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी अपने पास AP बन रहा है और ये भी अपने पास क्या बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो n का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लें बाय AP से, मतलब उसका Tn टर्म में निकाल ले मींस। तो देखो कैसे मिलेगा अपन को, फर्स्ट टर्म विच इज -1 प्लस नंबर ऑफ टर्म मैंने पकड़ लिए p -1 मल्टीप्लाई बाय d, d कितना है दिस माइनस दिस विच इज -5।
दूसरा m का वैल्यू मैं इसी तरीके से लिख लूंगा, m इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1, ओके, एंड देन q, इसमें नंबर ऑफ टर्म मैंने q पकड़े हैं, और दूसरा q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d विच इज 4. फाइन. अभी देखो आप फाइनली सॉल्यूशन सब लोग किस फॉर्म में लिखेंगे. तो पहला सॉल्यूशन अपने पास जो था x इक्वल टू 2m पाई, सो x इक्वल टू 2m पाई 2m, m का वैल्यू ये रहा पूरा, सो ये कितना आ जाएगा 1 q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4. ये तो मैंने सिर्फ m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मल्टीप्लाई बाय पाई. अब दूसरा मैं वैल्यू दूसरा सॉल्यूशन लिखूंगा ये वाला, वो कितना है पाई अपॉन 5, और यहाँ से 2n माइनस 8n का वैल्यू ये रहा मेरे पास, ये कितना है -1. ओके, इसको मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लूं, 1 माइनस p लिख लेता हूं इसको, ठीक है. सो 8n का वैल्यू मेरे पास -1 और 1 माइनस p और मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन अब आया. सो ये दो सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे. ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का, ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको करना है, ठीक है. आ जाएंगे आई थिंक ये सबको, अभी कोई दिक्कत नहीं है. चलो अभी कॉपी कर लो है. हो गया कॉपी? देखो कॉपी हो गया क्या? ओके, शायद हो गया सबका कॉपी. चल एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे तो शायद ये मेथड आपको और बेटर क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मेथड है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम फंसते हैं कभी कभी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x प्लस cos 2x. sin 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू -2. sin 3x प्लस cos 2x इक्वल टू -2. ये ट्राई करो आप, शायद और आपको क्लियर हो जाएगा जो मेथड अपना है वो.
अल्टा x इक्वल टू ओके पाई बाय 2. करेक्ट है. चलो कितने लोगों का बन गया क्वेश्चन? बन गया क्या देखो? और टाइम चाहिए थोड़ा? नहीं, चलो ठीक है, और टाइम देंगे तो डिस्कस करेंगे फिर. क्या और टाइम लेना चाहते हो टाइम ले सकते हो, अदरवाइज डिस्कस कर सकते हैं, जैसा बेटर लगता है तुमको. चलो ठीक है, और थोड़ा वेट करते हैं. बस सब लोग ट्राई करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आपको दिखेंगे, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चन अपन ने देखे वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे. ओके, एन और एम के वैल्यू आ गया अपने पास. एन और एम के वैल्यू आ गया तो फिर सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करो.
चलो ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट मान लो बोलो इसको सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों क्या माइनस वन ले सकते हैं। मैं साइन 3x is equal to -1 and cos 2x is equal to -1 ऐसा अपन ने लिया तो sin 3x is equal to -1 किसका वैल्यू होगा अपने पास वो देखो एक बार 3 पाई बाय 2 जाएगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई लिखें बट ये ध्यान रखो कि cos में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि -1/n नहीं आएगा। चलो पहले इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना लिखेंगे पाई बाय 2 -3x और विच इज इक्वल टू -1। ठीक है इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं बोलो x इक्वल टू कितना आएगा देखो यहां से -1 किसका वैल्यू होता है पाई का। सो ये हो जाएगा पास 2n पाई प्लस माइनस पाई ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहां से बोलो फिर से वही वैल्यू लिखनी है -1 फिर से पाई का वैल्यू होगा तो पाई बाय 2 -3x इज इक्वल टू राइट साइड में कितना मिलेगा पाई। ओके 2n पाई प्लस पाई। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं पाई बाय 2 -2n पाई प्लस पाई इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया राइट साइड में 3x आया। सो x का जो वैल्यू यहां से मिल रहा है तुमको वो देखते हैं कितना मिलेगा। ये पाई बाय 2 है ये माइनस पाई है तो फिर से माइनस ही हो जाएगा तो माइनस n कॉमन निकाल देते हैं इसमें से और एग्जैक्टली अपन को मिलेगा 2n पाई और यहाँ पाई बाय 2 ऐसा कुछ मिल रहा है और डिवाइड बाय कितना 3। चलो ऐसा मिल जाएगा। फर्स्ट आई थिंक क्लियर है सबको कोई डाउट नहीं फर्स्ट में। सेकंड जो मिल रहा है अपन को वो मिल रहा है n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। सो यहाँ से ये वैल्यू मिल रहा है। ओके चलो ये दोनों सॉल्यूशन कितने लोगों के सही है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं देन उसके आगे प्रोसीड करेंगे फिर। ओके करेक्ट है यहाँ तक करेक्ट है सबके। अब देखता पहले दोनों को इक्वेट करके देखते हैं कि इन दोनों को इक्वेट करने के बाद अपन को मिलता क्या है इससे। सर इक्वेट करते हैं -1/3 यहाँ पे एक टर्म है लेफ्ट साइड में अपने पास है 2n पाई और प्लस कितना पाई बाय 2 और इन द राइट साइड अब लोग मूव करें तो m पाई और प्लस माइनस पाई बाय 2 ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ अपन ने प्लस माइनस नहीं लिखा आई थिंक दिस वन इज प्लस माइनस आएगा। ठीक है और यहाँ पर भी एक प्लस माइनस आएगा ये करेक्ट ना। तो यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये पाई बाय 6 हो जाएगा -2n पाई प्लस माइनस पाई और बाय 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा अपन को ये दोनों चेंज हो गए तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा पाई बाय 6 माइनस दिस वैल्यू मीन्स -2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 और इन द राइट साइड अपने पास लिखा है m पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। क्या बता सकता है कोई m और n में क्या रिलेशन आया है यहाँ से। यस एनीवन जिसका m और n में रिलेशन आ गया हो। m और n में यहाँ से क्या रिलेशन आया है वो एक बार बताएंगे कि m और n में क्या रिलेशन आया। नो आइडिया। चलो नहीं आया तो इसके बाद निकाल के बताओ मुझे रिलेशन कितना आ रहा है m और n में। फास्ट फास्ट इसको
इसको कॉपी नहीं करना, पहले से देखते हैं इन दोनों को इक्वेट करके मुझे रिलेशन फाइंड आउट करके बताओ कि रिलेशन क्या आएगा, देन उसका आगे बढ़ेंगे आप लोग कि m और n में रिलेशन क्या मिल सकता है अपन को। चलो m इज तो कुछ ऐसा रिलेशन मिला है which is 1/6 plus minus, okay fine, 1/6 plus minus 1/2, then minus, फिर यहाँ माइनस साइन और 2n प्लस माइनस 1/2, करेक्ट, ऐसे कुछ मिल रहा है। तो एक बार प्लस प्लस ले लो, एक बार माइनस माइनस लिया आप लोगों ने, तो यहाँ से प्लस प्लस लिया, तो देखो आप कितना आ जाएगा इस केस में। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि प्लस प्लस साइन लिया तो कितना मिल रहा है अपन को। चलो 6 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे से लगा 8/6 मींस 4/3, तो ये अपन को नंबर मिल जाएगा 4/3। ओके चलो यहाँ प्लस लिया था 2n + 1 हो जाएगा। ओके ये अपने पास हो जाएगा 2n + 1 और /2, ऐसा कुछ अपने पास नंबर आ जाएगा। इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो ये हो जाएगा ओनली n और यह -½ सो -½ इन दोनों के साथ सिंप्लीफाई किया तो 6 एलसीएम आ गया, ये हो गया 8 और ये 3 मींस 5/6, सो 5/6 -n, तो इसको लिखेंगे आप लोग 5 - 6n अपॉन 6, ये अपन को m मिला, टू बाई 3 आएगा। यहाँ पे 2/3 आएगा क्या, देखना 4/3 -½ 6 एलसीएम आया 8 -3 5/6 होगा। अच्छा ये 2/3 आएगा क्या, ओके 1/6 ओके 1 + 3 4 हाँ करेक्ट 2/3 आएगा यहाँ, चलो 2/3 लिख लो। सो ये 2/3 और -1/2 देखो, 2/3 - 1/2 अगेन 6 एलसीएम, ये हो गया 4 3 मींस 1/6 ओनली, तो यहाँ मिला अपन को 1/6, तो ये 1/6 - n मिल गया, तो m = 1/6 - n, सो 6n/6, ऐसा कुछ फाइनल वैल्यू अपन को मिल रहा है ये, ठीक है। अब देखो आपके m के वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करें अपन लोग कि अपन को ये क्या मिल जाए, n के वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि m इंटीजर मिल जाए। फर्स्ट वैल्यू बताओ कितना आएगा, टेल मी, स्टार्ट करते हैं यहां से। यस एनी वैल्यू जो आप बता सकते हैं यहाँ पे जो इससे सिंप्लीफाई हो रहा हो, नहीं n का कोई भी इंटीजर वैल्यू जिसके लिए m इंटीजर आ जाए, आएगा क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा वैल्यू कोई भी, नहीं कुछ रेस्पॉन्स नहीं है।
सब सो गए आई थिंक, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखो आप, क्योंकि यहाँ इंटीजर वैल्यू मिलेंगी नहीं, तो फिर आप माइनस साइन ट्राई करेंगे, ठीक है, तो माइनस साइन ट्राई करेंगे तो उससे एम और एम में रिलेशन आएगा, तो वहां से भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी अपन ने किया है। प्लस माइनस है तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार प्लस लेने का एक बार माइनस लेने का, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ प्लस प्लस ही लेने का या प्लस माइनस दोनों साथ में कैरी करने का, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, इसलिए अपने प्लस ट्राई किया पहले, तो प्लस सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो माइनस ट्राई करेंगे तो माइनस से सॉल्यूशन आएगा मे बी, ओके। तो ऐसे आपको दोनों मेथड ट्राई करना है, एक ही मेथड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, राइट, वो आप होमवर्क करेंगे। तो क्वेश्चन है, सेम मेथड को से फॉलो करना है, 3 sin 5x माइनस cos square x माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस sin x, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैं बता देता हूं आपको, तो सोल्यूशन लिख देता, आंसर लिख देता हूं इस, ताकि आपको बेटर आइडिया आ सके। 2m pi plus pi by 2 where m belongs to I, ठीक है। सो 3 sin 5x माइनस cos square x माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस sin x, राइट। ये क्वेश्चन अपना होमवर्क के लिए, राइट। अभी आदत नहीं होगा तुमको होमवर्क का, क्या बड़े हो गए तुम लोग, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। लास्ट 2 क्वेश्चन जो ट्राई किए अपन ने, एक बार उनको फिर से बनाएंगे, ओके, क्योंकि इतना क्लियर नहीं हुआ है मुझे पता है, ओके। तो थोड़ा सा और उनको ट्राई करते रहेंगे, 2-3 बार ट्राई करेंगे, और नहीं आएगा कुछ और डाउट्स आएगा तो देन नेक्स्ट क्लास में देते हैं क्या होमवर्क। तो इसका मतलब बाकी के टीचर्स आपको अभी बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि अभी तो होमवर्क देने की क्या जरूरत है, अभी बच्चे मतलब खुद से कर ही लेते हैं, इतने बड़े हो गए तो। अब उनको सीट वगैरह मिलता होगा तो वो सवाल कर लेता हूँ अपने आप से, ठीक है। चल ये क्वेश्चन रफ कर दूं, हो गया कॉपी, चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लो, देन इसके बाद में रफ करता हूँ इसको। डन। सो ये क्वेश्चन अपना हो गया अभी, राइट। सो आप देखो अपने जब स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, ओके, जब ट्राइगो स्टार्ट किया था आप लोगों ने, तो पहला अपन ने जो चैप्टर देखा था वो था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, दूसरा अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर अपन आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, और फिर देन उसके बाद अपन लोग आए थे फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन, और इसके बाद फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया। इसके बाद इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दूसरा अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये 2 चैप्टर अपने पास पेंडिंग है, राइट। ये अपने इतने सारे चैप्टर्स है जो अभी तक डन हो चुके हैं, राइट। एक चैप्टर और है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। वो मैं हाइट एंड डिस्टेंस सोच रहा हूँ कि वो 8, 9, 10 में आपने पढ़ ही लिया होगा मे बी, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, वो वाला, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन अभी तक पढ़े हैं, और इतने सारे जो अपने पास पेंडिंग है, फाइन। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिए, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है जो बाकी चैप्टर्स में यूटिलाइजेशन होते हैं, ओके। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अपने पास फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन लोग, अभी ये 2 चैप्टर अपन लोग थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बोर हो जाएगा, ओके। तो अभी अपन लोग स्विच करते हैं थोड़ा सा बाकी दूसरे चैप्टर्स पे। सो दूसरा चैप्टर अपन लोग स्विच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर अपन लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपन पास पार्ट है वो अपन लोग जा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए, ओके। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे पूरा मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कैलकुलस में भी यूज होगा, ध्यान रखना। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको याद होगा, आई थिंक कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का कोई चैप्टर हमारे पास है। जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली देखेंगे आप लोग, तो अपने पास टोटल 5 चैप्टर है। पहला अपने पास है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर जो है अपने पास वो है इसमें सर्कल, राइट। और थर्ड चैप्टर है इसमें वो अपने पास कॉनिक सेक्शन है, राइट। तो कॉनिक में फिर से 3 चैप्टर अपने पास। पहला है पैराबोला, दूसरा अपने पास इलिप्स, और एक और अपने पास विच इज द हाइपरबोला। सो ये 3 चैप्टर अपने पास कॉनिक सेक्शन में काउंट होते हैं, राइट। इनका 1/3 वेटेज है, इसका 1/3 है तो इसका 1/3 होगा, तो इसका पूरा 1/3 होगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 5 चैप्टर जिनको अलग अलग पढ़ेंगे आप लोग, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो आप इस केस में कि ये जो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, कॉनिक सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉनिक सेक्शन में इन दोनों का भी यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो कॉनिक सेक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे बड़ा इनका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है पता आपको, कि आपको बोर्ड में भी उतने ज्यादा डिटेल में ये चीजें नहीं दी हुई है, राइट। बोर्ड में उतने डिटेल में नहीं दी हुई है। इस साल थोड़ा ऐड किया है 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन, ओके। उससे पहले साल तो मतलब जब तुम्हारा बैच था उसके लिए कॉनिक सेक्शन ऐड हुआ है, पर उसके पहले उतना ज्यादा था नहीं, हटाई दिया था। पर इस साल थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन को ऐड किया है। तो मैथ्स का ये 1/4 वेटेज है, ध्यान रखना आप, राइट। जो 5 चैप्टर अपने पास टोटल मैथ्स में अपने पास 4 पार्ट है, कैलकुलस, फिर उसके बाद अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो अपन लोग देखें। तो ये टोटल अपने पास 1/4 पार्ट है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अपने पास 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंटेंट में अपन पास 3 ही चैप्टर हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इनमें सबसे छोटा चैप्टर जिसको काम करते हैं अपन लोग वो है अपने पास पैराबोला और देन एलिप्स। ये दोनों काफी छोटे चैप्टर हैं। हाइपरबोला भी इनके बराबर ही था, बट इसमें एक नया टर्म ऐड होता है, वो है असिम्प्टोट्स, राइट। क्या ऐड हो जाता है इसमें? असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा नया टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं समटाइम असिम्प्टोट्स से भी, राइट। इलिप्स अपने पास काफी सिंपल है, इलिप्स और सर्कल में काफी सिमिलरिटी है, ओके। बट पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन, इसके काफी सारे मिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखो आप। जैसे आप जनरली जब सीईटी की बात करें तो सीईटी में क्या होता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, बट जेई में क्या होता है आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब पूरे सब्जेक्ट का एक साथ यूटिलाइजेशन हो जाता है समटाइम। फिर जैसे एडवांस हो जाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लीटेड, ज्यादा चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे चारों चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ऐसा अपने पास क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले कंटेंट लिख लेंगे, फटाफट नोट कर लो। डन। सो ये अपने पास कंटेंट है इसका। अब जनरली अपन लोग मूव करते हैं आगे थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है स्मृति कि उसका लेवल इंक्रीज हुआ है, मतलब सीटी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, बट जेई का लेवल घट गया है। तो थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस वैसे मैच हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है,
मतलब अभी फर्क है। मैंने जो फर्क है वो बताया आपको कि कंटेंट वाइज फर्क नहीं है। और सीईटी का जो लेवल इंक्रीज हुआ है वो क्या मैं बताता हूँ आपको कि 11th का पोर्शन भी अभी आने लगा है। पहले सिर्फ 12th का आता था तो थोड़ा इजी पड़ता था लोगों को, अभी 11th भी इंक्लूड हुआ है तो फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऐसे बढ़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन वाइज नहीं बढ़ा है, क्वेश्चन वाइज उतना ही। ओके चलो ये आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी इस टाइप की चीजें। ओके तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, वो इक्वेशन के बारे में आप बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hx बार प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बार प्लस c इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है या किसका इक्वेशन है? Yes, ax square plus 2hx bar plus b bar square plus 2gx plus 2f bar plus c equal to 0. Okay, Mandar is saying general equation of straight line. Okay, then all other बाकी लोग equation of straight line. Okay, then उसके बाद सुयोग नहीं, सुयोग थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ 2 ही लोगों का स्टेटमेंट आया, बाकी लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं है। थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके पार्टिसिपेट करेंगे तभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है चैप्टर। अभी कैसे ऑलरेडी ये तो ऑनलाइन है तो इसमें इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। इसमें डिसएडवांटेज यही है अपने पास कि आप लाइव डिस्कशन नहीं कर सकते चीजों का, जो क्लास में कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन, ओके गुड। और देखो और बाकी लोग भी पूरे कितने लोग हैं, 45 लोग अटेंड कर रहे हैं अभी लेक्चर राइट नाउ। तो उनमें से बाकी लोगों को भी आइडिया आया होगा कि किसका इक्वेशन है, या कभी देखा हो ऐसा इक्वेशन, बचपन में कभी देखा हो आपने। ओके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन काफी लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन इसको बोल रहे हैं। ओके सर और लोग जितने लोग हैं और वो लोग भी कुछ कमेंट करेंगे। ओके तो उनको भी बेटर आइडिया आएगा। ध्यान रखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स, ये ध्यान रखना। ओके ये फिजिक्स है, जहां पे कॉन्सेप्ट मिस हुआ क्वेश्चन गलत। बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, चीजें फिक्स रहती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफिकेशन ही आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। यहाँ बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। ओके जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, काफी सारे लोग तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इज नहीं। ओके देखो ये अपने पास जो मैंने यहां लिखा है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। कई लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ओके हाँ अभी थोड़ा सा पॉइंट पे आया आप लोग कि इसको जो बोलते हैं आप लोग, वो बोलते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो ये एग्जैक्टली क्या है आपके पास, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ओके जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, इसको लिखते जाओ साथ साथ में, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, और देन उसके बाद ये कॉपी कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि उसके बाद क्या होगा। इवन मैं आपको बोलता हूँ कि ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही इक्वेशन है, ध्यान रखो। आप जितने आपने चैप्टर देखे हैं ना अभी, उन सबका इक्वेशन यही इक्वेशन है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ इसी इक्वेशन में है। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो गया कॉपी आई थिंक। इसके बाद देखो जब भी इक्वेशन अपने पास लिखा होगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी अपने पास होगा कि अपन लोग डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे, राइट, विच इज ए बी सी। ओके एच जी एफ, फाइन, एच जी एफ। अब लोग पहले इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले जब भी इस टाइप का इक्वेशन कहीं लिखा होगा आपके पास, तो फर्स्ट वी विल चेक द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। ओके
अब इस डिटरमिनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही आएगा, ये तो अपन को क्लियरिटी आ गया है, राइट। तो अभी कुछ केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं अपन लोग कि मान ले इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अपने पास आ जाए 0। सो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो देन जो अबव इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखो, डेल्टा इसका वैल्यू 0 आया, ओके ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू 0 आया तो अबव इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस कंडीशन के लिए ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, बाकी कंडीशंस के लिए नहीं है। अब इसके बाद फिर अपन लोग h स्क्वायर माइनस ab का साइन चेक कर सकते हैं, राइट। सो h स्क्वायर माइनस ab अपने पास ग्रेटर देन 0 हुआ तो अबव इक्वेशन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी अपने पास h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 हुआ, राइट। तो टू इक्वेशंस ही होंगे बट दोनों क्या होंगे? इन दैट केस में कोइंसिडेंस होंगे, राइट। दूसरा h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 हुआ तो अबव इक्वेशन टू इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, ओके। सो ये पॉइंट भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपका काम नहीं चलेगा, कौन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पहला अपने पास काम क्या है कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ओके, देन अबव इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे? इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 देन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मींस टू रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, इसका मतलब दो इक्वल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, इनको कोइंसिडेंट लाइन भी अपन लोग बोलते हैं, ओके। h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0 हुआ सपोज दैट, ओके, लेस देन 0, तो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा बट दोनों क्या होंगे इस केस में? इमेजिनरी लाइन होंगे। क्या होंगे अपने पास? इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये तो अपने पास हो गया व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0। अब मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अपने पास कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा केस भी तो आ सकता है जहां पर डेल्टा 0 ही ना हो। तो जब डेल्टा 0 नहीं होगा तो इन दैट केस में अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा अपने पास कॉनिक सेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो और कॉनिक सेक्शन में फिर से अपन लोग वही पार्ट चेक करेंगे कि इफ h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0 तो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा किसको? पहले इक्वल टू 0 वाला केस ले लेते हैं। इक्वल टू 0 हुआ तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, पैराबोला। और h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 हुआ तो इन दैट केस में रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को। और h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 हुआ तो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, ठीक है। किसको? हाइपरबोला, ठीक है। तो ये तीन केस और आ गए इसमें, इनका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये कौन सा केस है? व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखेंगे, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। बट स्टिल एक पार्ट अभी बचा हुआ है, वो कौन सा है? सर्कल। अब दो वैल्यूज तो यहाँ आएंगे ऑलरेडी, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अलावा और कौन सा इक्वेशन है, कौन सा वैल्यू है जो आना बाकी है, राइट। सो थर्ड केस एक ऐसा है जिसमें इस सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए सर्कल के लिए। पहला अपने पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये a इज इक्वल टू b। और दूसरा कंडीशन अपने पास कि देयर इज नो टर्म ऑफ x बाय, राइट, नो टर्म ऑफ x बाय। सो नो टर्म ऑफ x बाय का मीनिंग क्या है कि h इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो फिर अबव इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना h, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0 होगा तो अबव इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। आई होप ये पार्ट क्लियर है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वी विल चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा, okay. If this value is equal to 0 then above equation will represent pair of straight line, okay. If delta is not equal to 0 then above equation will represent conic section, okay. अब ये दो part done, so then there is one more part which is circle, okay. So for the circle the coefficient of x square is equal to coefficient of y square, okay, and there is no term of xy, there is no term of xy का meaning है then x is equal to 0, क्योंकि xy नहीं होगा तो x में y तो 0 नहीं हो सकता ना, वो तो वेरिएबल है, तो h 0 हो सकता है ये टर्म 0 करने के लिए, तो यहाँ h इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस होगा तो फिर अबव इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा।
तो आई थिंक 5 चैप्टर जो अपन ने डिस्कस किए कि 5 चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पूरा एक साथ लिखे होगा आपके पास कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है सबको? ये क्लियर है तो फिर कॉपी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट का ये राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, राइट? ओके, ये अपने लिखा है देखो कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 देन द टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 देन टू कोइंसिडेंट लाइन। h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 देन अपने पास है टू इमेजिनरी लाइंस। इक्वेशन कॉपी हो गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उतना, तो थोड़ा छोटा लिख के हो गया एक्चुअली ये वाला पार्ट। देखो आप देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है आपके पास कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 सो देन अबव इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और वो भी कौन सा? व्हेन h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, तो वो टू रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, टू रियल लाइंस। दूसरा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, सो लाइंस दो ही होंगे आपके पास, वो दोनों क्या होंगे? कॉन्स्टेंट लाइन होंगे। फिर होगा h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0, लाइन अगेन टू होंगे बट दोनों इन दैट केस में क्या होंगे? इमेजिनरी लाइंस। तो ऐसा अपने पास लिखा हुआ है वो सिंपल पार्ट। फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ओके। कॉपी हो जाए तो एक बार मेरे को इंटीमेट कर देना कि कॉपी हो गया है। डन, गुड। सो ये अपन ने इसका पार्ट डिस्कस किया। अभी इसमें एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे बेस्ड कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। सो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। मान लो अपने लिया 2x स्क्वायर प्लस 6x बार प्लस 8y स्क्वायर, ओके, माइनस 2x प्लस 6x बार, सॉरी 6 बाय माइनस 7 इक्वल टू 0।
ऐसा अपने पास इक्वेशन है, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें आप लोग, मींस 2hx बाय प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपना क्या है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना। वो अपने पास a b c h g f h g f, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला देखते हैं a का वैल्यू कितना मिलेगा 2, h का वैल्यू कितना मिलेगा 3, g कितना मिल रहा है, g किसका कोएफिशिएंट है x का, तो वो आ जाएगा -1। h का वैल्यू अगेन कितना 3, b कितना मिलेगा यहाँ से देखो 8, देन उसके बाद कितना मिल रहा है f कितना है 3, g का वैल्यू अगेन लिखेंगे -1, f कितना है 3 और c कितना है -7। फाइन, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं अपन लोग कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आएगा -56 और -9 -3, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -21 और +3 और -1, ये हो गया 9 + 8। सो कुछ सिंप्लीफाई करके देखें इसको एग्जैक्टली, तो इन दोनों का देखो कितना हो रहा है, 65 मतलब -130 और ये वैल्यू अपन लोग चेक करें तो ये होगा 18 -18, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54 ना, 54 और यहाँ एग्जैक्टली कितना है 17 विच इज -17। ये वैल्यू क्या आ रहा है अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपन को इतना चेक करना है इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया नॉट इक्वल टू 0। सो अपन ने देखा है कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो अबव इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक को। अब देख लेते हैं कौन सा कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए किसका साइन चेक कर रहे हैं, h² - ab का। h कितना है उनको पता चल गया 3, सो 9a into b दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना होगा 2 into 8 16 होगा, तो 16 ये भी अपने पास लेस देन 0। तो अबव इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा सबसे। चलो फिर कॉपी करेंगे फास्ट। डन। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से बना के देखेंगे। सो विच इज 2x² प्लस 4x बाय 2y² प्लस 4x प्लस 4y -9 इक्वल टू 0।
ओके, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस डेल्टा का वैल्यू चेक करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट कितना आएगा, ए कितना है यहाँ से 2, फिर एच 2 और जी भी कितना है 2। तो ये सारे टर्म्स अपने पास 2 2 है, 2 2 और -9। उनको पता है ये कोई भी दो रो और दो कॉलम सेम होते हैं तो 0 हो जाता है वैल्यू डिटरमिनेंट का, तो इसका वैल्यू 0। अब देख लेते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन कितना आ रहा है, विच इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, a इंटू बी विच इज अगेन 4, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब दो इक्वल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। चलो वन मोर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 6x बाय प्लस 8y स्क्वायर प्लस 7x minus 6 by minus 2 equal to 0. So try this one. 4x square minus 6xy plus 8y square plus 7x minus 6y minus 2 equal to 0. Ellipse, okay. सो फर्स्ट डेल्टा का वैल्यू को लोग चेक करेंगे, तो a कितना मिल रहा है 4, a h कितना -3 by 2, सॉरी -3 ओनली,
G is 7/3, H -3, B 8, F is -3, G is 7/3, F -3 और ये -2. सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब कॉनिक पे जाएगा. चेक कर लो एक बार, कॉनिक पे जाएगा तो कौन सा जाएगा वो भी एक बार चेक कर लो. h स्क्वायर माइनस ए बी, h स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा 9 माइनस a विच इज 4 और 8 लेस देन 0. इसका मतलब किसके साथ जाएगा, एलिप्स के साथ जाएगा. आ जाएगा आई थिंक सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें. ठीक है, तो आज अपन लोगों ने कॉनिक सेक्शन का कॉर्नर ज्योमेट्री का जस्ट बेसिक लिया. बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन. ठीक है, फिर आज के लिए इनफ आई थिंक इतना. कोई दिक्कत नहीं है. 7/3 कहाँ लिखा है, 2 आएगा, वो गलती से लिख दिया वो. ठीक है, अभी ठीक है आई थिंक, क्योंकि 3 की जगह 3 लिखा रहता तो शायद नींद नहीं आती, इसलिए मैंने 2 कर दिया इसको. ओके, चलो गाइस, सबको ईद मुबारक. आज ईद है.